मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने कोशिका की मुख्य संरचना के अंतर्गत प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये मैंने आपको मुख्यतः में नहीं लिखा था। मुख्यतः मैंने आपको 3 संघटक लिखवाए थे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में यानी पौधों की कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है, इसलिए ये सभी की संगठन में नहीं होती है, सभी की संरचनाओं में ये पाई नहीं जाती है। तो आपने हेडिंग लिखनी है कोशिका भित्ति और आपने लिखना है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक जटिल पदार्थ है और यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं में, देखिए संरचना किस प्रकार से होगी। हमने पढ़ा कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ क्या है, कोशिका झिल्ली होती है। चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, कोशिका झिल्ली दोनों में होगी। लेकिन केवल पादप कोशिकाओं में एक और कवरिंग भी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये ज़्यादा मोटी होती है कोशिका झिल्ली की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में, और ये ज़्यादा दृढ़ होती है, ज़्यादा मोटी होती है, दृढ़ होती है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें सेलुलोज उपस्थित होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है और पूरी की पूरी कोशिका को इसके द्वारा दृढ़ात्मक संरचनात्मक दृढ़ता प्राप्त होती है। तो देखिए ये किस प्रकार से सहायता करती है कोशिका भित्ति। तो आपने लिखना है कोशिका भित्ति का महत्व। हेडिंग लिखनी है आपने कोशिका भित्ति का महत्व। आप लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया जिनमें ये पाई जाती है, कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन, जो आपको बताया था अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, कोशिकाएं अक्सर फूल जाती है। जब हम किसी कोशिकाओं को अल्प परासरण दाबी विलयन में डालते हैं तो वो फूल जाती हैं। तो फूल के क्या हो सकती हैं, वो अपनी जो उनका आकार है वो निश्चित आकार से बढ़ जाएंगी, तो वो फट सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर इनके आसपास कोशिका भित्ति रहेगी तो ये एक लिमिट से ज़्यादा नहीं फूलेंगे, एक सीमा तक ही फूल सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं फूलेंगे, जिस कारण ये सुरक्षित रह जाती हैं। तो ये क्या करती है, उसे बिना फटे बनाए रखती हैं, पूरी की पूरी कोशिका की संरचना को बना करके रखती हैं। सेकेंड इसका यूज़ है कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। देखिए अगर इस समय मान लीजिए अगर हम कहीं बाहर खड़े हैं या हम हो गए या कोई भी जानवर हो गए, अगर बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, बहुत तूफ़ान है, ऐसी कोई चीज़ आती है, खासकर ओले या वर्षा हो गई, ऐसी स्थिति में हम अपनी सुरक्षा के लिए कहीं आश्रय ले सकते हैं, कहीं छुप सकते हैं। लेकिन पादप क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो उसी जगह पर स्थायी रहते हैं। तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है क्योंकि मोटी होती है और पादप क्या है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, तो जो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी परिस्थितियों में कोशिका भित्ति उनकी कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। ठीक है। इसीलिए पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो कोशिका का संरचना में मेन था वो है केंद्रक। ये सब में पाया जाता है, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। ठीक है, ये सब में पाया जाएगा। तो इसके लिए आपने लिखना है केंद्रक के बारे में। केंद्रक कैसा होता है? देखिए कोशिका हो गई, इसकी कोशिका झिल्ली हो गई। अगर पादप कोशिका है तो एक कोशिका भित्ति और बन जाएगी, नहीं है अगर जंतु कोशिका है तो कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। इसके भीतर होता है केंद्रक। ठीक है। अब केंद्रक भी कैसा होता है? केंद्रक के चारों ओर भी अपनी एक 2 परत की दीवार सी होती है, एक 2 परत की झिल्ली होती है। ठीक है। तो आपने लिखना है केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्योंकि वो केंद्रक की झिल्ली है इसलिए उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब देखिए केंद्रक में क्या काम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है केंद्रक के बारे में। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, जब भी कोई नई संतान होती है या शिशु जन्म लेता है तो उसके
शरीर में सारी जानकारियाँ जो जाती हैं कि उसके अंग कैसे बनेंगे, आँखें कैसे बनेंगी, उसका व्यवहार, कई सारी जो जानकारी जाती हैं वो जानकारी डीएनए के रूप में ही माता पिता से अगली संतति तक जाती हैं। और ये डीएनए कहाँ होगा? केंद्रक के अंदर होगा। इसीलिए केंद्रक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संरचना है किसी भी कोशिका की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने इसी में लिखनी है, केंद्रक में ही एक परिभाषा लिखनी है, जीन की परिभाषा। जीन किसे कहते हैं? डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है उसको जीन कहते हैं। जो पूरा डीएनए होता है उसमें वो हिस्सा जो क्या कर रहा है, आनुवांशिक गुणों को के लिए काम कर रहा है या जिसमें आनुवांशिक गुण उपस्थित हैं, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जीवों में जो होता है केंद्रक क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका काम होता है। नेक्स्ट लिखना है, जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक नहीं होगा तो कोई भी जानकारी माता पिता से अगली संतति में नहीं जाएगी और बिना केंद्रक के कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। नेक्स्ट, केंद्रक की ही तरह से केंद्रक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जीवों को दो भागों में या दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो आपने हेडिंग लिखनी है, केंद्रक के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। केंद्रक के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देखेंगे, सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और कैरियोट होता है केंद्रक, यानी ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में पुराना यानी बहुत पहले का जो एडवांस नहीं हो ऐसा, ठीक है, ऐसा केंद्रक हो। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। पूरा लिखेगा, प्रोकैरियोट कहते हैं। तो इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ना ही केंद्रक की संरचना बहुत सही होती है। तो आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोट। यूकैरियोट किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। यू का मतलब होता है नया, नए ज़माने के, या नया जिसमें एडवांसमेंट हो, और कैरियोट अभी आपको बताया कि इसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, तो इसका उदाहरण आएगा पादप और जंतु, हम लोग भी होते हैं उसमें। ठीक है, पादप भी हैं, हम सब क्या हैं, यूकैरियोट हैं। तो केंद्रक के आधार पर दो प्रकार के क्या हो गए, जीवों का वर्गीकरण हो गया। तो यहाँ पर हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र देख सकते हैं जिसमें बाहर से कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली वो भी है, इसमें कोशिकाएं है बीच में। यहाँ देखेंगे तो जो ये कोशिकाएं आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत क्लियर क्या है, भित्ति नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो ये चित्र भी आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। तो आज की डेट में इतना काम आप कॉपी में करेंगे।